कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरीज। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज संडे है और संडे में मैं एक स्पेशल वीडियो लाती हूँ। स्पेशल वीडियो उनके लिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए यहाँ तक कि पुरुष ही नहीं, स्त्रियाँ भी और बच्चे भी प्रयास थे। उन्होंने कई तरह से प्रयास किया कि देश को आज़ादी मिल सके। हमारे आप सब जानते हैं कि नारी कभी सरस्वती हैं, कभी लक्ष्मी हैं और कभी माँ दुर्गा भी, जो हाथ में खड़ग तलवार लिए अपने दुश्मनों का खात्मा के लिए आगे बढ़ती रहती है। आप लोग जानते हैं कि हमने इतने सारे महापुरुषों के बारे में जाना, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए भरसक प्रयास किए। आप लोग जानते हैं कि इनकी माताएं, इनकी बहनें और इनकी पत्नियां इनके साथ देने के लिए हमेशा इनका सहारा थी। अगर ये लोग ही साथ ना देते तो वो कैसे आगे बढ़ जाते? नहीं ना। पहले संस्कार आते हैं, तभी तो कार्य होता है। आप लोगों ने माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा के रूप हमारी स्त्रियों में ही देखे होंगे। आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना है ना? किस तरह से उन्होंने अपनी झांसी को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया कि सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, मेरी झांसी हमेशा आजाद रहेगी। रानी अहिल्याबाई, कितना कुछ सुना है आपने रानी अहिल्याबाई के बारे में। उनके बारे में भी हम कहानी जरूर लाएंगे, पर आज हम कहानी लाए हैं अपनी दुर्गा भाभी के बारे में। दुर्गा भाभी ऐसी नारी जिन्होंने फांसी का फंदा तो नहीं चूमा, पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए क्रांतिकारियों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ी और देश को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास करती रही। वे इतने प्रयास किए, उन्होंने अपने यहाँ तक कि गहने भी बेच दिए, केवल अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि को बचाने के लिए। किस लिए किया? क्या मिला उन्हें? उन्हें मिली आज़ादी, उन्हें मिला उनका स्वाभिमान। उन्हें पता है कि ऐसे बैठ गए गहने पहनकर क्या होगा इनका, जब तक हमारी मातृभूमि ही बंधन में है। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास किए। आइए हम जानते हैं उन बलिदानी महिला के बारे में, उन वीर महिला के बारे में। आइए जानते हैं और उन्हें समझते हैं। भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से लड़ने वालों में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी विशेष महत्व है। देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए महिलाओं ने खुद को बलिदान कर दिया था। झांसी की रानी अहिल्याबाई और कई दमदार व्यक्तित्व की महिलाओं का जाबाजी का भारतीय इतिहास गवाह है। इन महिलाओं में एक नाम भी शामिल है, वह है दुर्गावती का। दुर्गावती देवी को आप दुर्गा भाभी के नाम से भी जानती होंगी। दुर्गा भाभी भले ही भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की तरह फांसी पर न चढ़ी हों, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ती रहीं। स्वतंत्रता
सेनानियों के हर आक्रामक योजना का हिस्सा बनी। दुर्गा भाभी बम बनाती थी तो अंग्रेजों से लोहा लेने जा रहे देश के सपूतों का टीका लगाकर विजय पथ पर भी भेजती थी। दुर्गावती देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के शहजादपुर नामक गांव में पंडित बांके बिहारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे और उनके बाबा महेश प्रसाद भट्ट जालौन जिले में थानेदार के पद पर तैनात थे। उनके दादा पंडित शिवशंकर शहजादपुर में जमींदार थे, जो बचपन से ही दुर्गा भाभी को सभी बातों को पूर्ण करते थे। 10 वर्ष की अल्प आयु में ही दुर्गा भाभी का विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हो गया था। दुर्गा भाभी के ससुर शिवचरण जी रेलवे में ऊंचे पद पर तैनात थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब का खिताब दिया हुआ था। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा के साथ विवाह हो जाने के बाद दुर्गा भाभी शीघ्र ही अपने पति के कार्यों में सहयोग देने लगी थी। उनका घर क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था। वे सभी का आदर करती, स्नेह पूर्वक उनका सेवा सत्कार करती। इसलिए सभी क्रांतिकारी उन्हें भाभी कहने लगे थे और यही उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। अपने क्रांतिकारी जीवन में दुर्गा भाभी ने खतरा मोल लेकर कई बड़े काम किए। उनमें सबसे बड़ा काम था लाहौर में लाला लाजपत राय जी पर लाठी बरसाने वाले सैंडर्स पर गोली चलाने के बाद भगत सिंह जी को कोलकाता पहुंचाना। 19 दिसंबर 1928 का दिन था। भगत सिंह जी और सुखदेव जी सैंडर्स को गोली मारने के 2 दिन बाद सीधे दुर्गा भाभी के घर पहुंचे। भगत सिंह जी जिस नए रूप में थे, उनमें दुर्गा भाभी उन्हें पहचान नहीं पाई। भगत सिंह जी ने अपने बाल कटा लिए थे। हालांकि दुर्गा भाभी इस बात से खुश नहीं थी कि स्कॉट बच गया, क्योंकि इससे पहले हुई एक मीटिंग में दुर्गा भाभी ने खुद स्कॉट को मारने का ऑपरेशन अपने हाथ में लेने की गुजारिश की थी, लेकिन बाकी क्रांतिकारियों ने उन्हें रोक लिया था। लाला लाजपत राय जी पर हुई लाठीचार्ज और उसके चलते हुए उनकी मौत को लेकर उनके दिल में काफी गुस्सा भरा हुआ था। इधर लाहौर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। दुर्गा भाभी ने उन्हें कोलकाता निकलने की सलाह दी। उस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में चल रहा था और भगवती चरण बोहरा जी भी उसमें भाग लेने गए हुए थे। इधर 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर जिले में ही जतींद्रनाथ दास यानी जतिन दा की मौत हो गई और उनकी लाहौर से लेकर कोलकाता तक ट्रेन में और कोलकाता में भी अंतिम यात्रा की अगुवाई दुर्गा भाभी ने की। इधर उनके पति भगवती चरण बोहरा जी ने लॉर्ड इरविन के ट्रेन पर बम फेंकने के बाद भगत सिंह जी और राजगुरु और सुखदेव जी समेत सभी क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना बनाई और इसके लिए वह रावी नदी के तट पर लाहौर में बम का परीक्षण कर रहे थे। 28 मई 1930 का दिन था कि अचानक बम फट गया और भगवती चरण बोहरा जी की मौत हो गई। दुर्गा भाभी को बड़ा झटका लगा, लेकिन वह
जल्द ही उभर गई और देश की आजादी को अपने जीवन का आखिरी लक्ष्य मान लिया। तब दुर्गा भाभी ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए पंजाब प्रांत के पूर्व गवर्नर लॉर्ड हेली पर हमला करने की योजना बनाई। दुर्गा भाभी ने उस पर 9 अक्टूबर 1930 को बम फेंक भी दिया। हेली और उसके कई सहयोगी घायल भी हो गए, लेकिन वह घायल होकर भी बच गए। इसके बाद दुर्गा भाभी बचकर निकल गई, लेकिन जब वह मुंबई से पकड़ी गई तो उन्हें 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बताया तो ये भी जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के पास आखिरी वक्त में जो माउजर थी वह भी दुर्गा भाभी ने ही उनको दी थी। एक एक करके जब सारे क्रांतिकारी इस दुनिया में नहीं रहे तो दुर्गा भाभी के लिए काफी मुश्किल हो गई। बेटा भी बड़ा हो रहा था और पुलिस भी उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। लाहौर से उन्हें जिला बदर कर दिया गया। ऐसे में वह 1935 में गाजियाबाद निकल आईं, जहां उन्होंने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। 2 साल के लिए कांग्रेस के साथ भी काम किया, लेकिन फिर छोड़ दिया। फिर उन्होंने मद्रास जाकर मॉन्टेसरी सिस्टम की ट्रेनिंग ली और फिर लखनऊ में कैंट रोड पर एक मॉन्टेसरी स्कूल खोला। शुरू में जिसमें सिर्फ 5 बच्चे थे, आज़ादी के बाद उन्होंने सत्ता और नेताओं से काफी दूरी बना ली। 1956 में जब जवाहरलाल नेहरू जी को उनके बारे में पता चला तो लखनऊ में उनके स्कूल में एक बार मिलने गए। नेहरू जी ने उनकी मदद करने की पेशकश भी की थी। कहा जाता है कि दुर्गा भाभी ने विनम्रता से मना कर दिया। दुर्गा भाभी को मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम की शुरुआती लोगों में गिना जाता है। मीडिया और सत्ताधीशों को दुर्गा भाभी की आखिरी खबर 15 अक्टूबर 1999 के दिन मिली, जब गाजियाबाद के एक कमरे में उनकी मौत हो गई। तब वह 92 साल की थी। ये शायद उनके पति के विचारों का ही उन पर प्रभाव था कि पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले ही और इतने साहस के साथ गुजारी थी और न जाने कितनों को साहस से जीने की प्रेरणा दी। दुर्गा भाभी ने देश के लिए, उसकी आजादी के लिए अपने पति, परिवार, बच्चा और एक खुशहाल जीवन सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन आजादी के बाद जिस तरह से उन्होंने गुमनामी की चादर ओढ़ी और खुद को बच्चों की एजुकेशन तक सीमित कर लिया, वह वाकई हैरतअंगेज था। शायद ये उनके सपनों का भारत नहीं था जैसा उन्होंने कभी कल्पना की थी।